सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए जो क्लासेस हैं वो इधर गैप हुई, बट आई एम श्योर कि आप सभी को जिस तरीके से मैंने बताया है कि प्लेलिस्ट कवर करनी है तो वो आप कवर कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर भले ही आप क्लास नहीं ले पा रहे लेकिन हम जो आपकी क्लासेस हैं वो देख रहे हैं, जो प्रीवियस क्लासेस जिस तरीके से आपने बताया वो हम देख रहे हैं। तो मेरे को भी जानने में अच्छा लगा कि इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। तो वेरी गुड, कीप स्टडिंग। फ़िलहाल आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने वाले मिक्सचर, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बाकी वही मैं बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं और जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि कैसे हमारी जो प्लेलिस्ट है वो कवर करनी है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जो प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं वो सभी आपको एक लाइन से करनी है, छोड़ना एक भी क्लास नहीं है। ए टू जेड सारी क्लासेस करनी है अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लगातार आपको वन बाय वन हर एक क्लास करनी है, छोड़ना नहीं है। चाहे वो 2021 लिखा हो, 22 लिखा हो, 23 लिखा हो, उससे आपको नहीं मतलब है। अगर जीके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रहा है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक, ये सब आ रहा है, तो आपको जीके की क्लास कर लेनी है, हर एक क्लास कर लेनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इम्प्लीमेंटेड मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का गैप मिलेगा ताकि आप क्वेश्चन को जो आंसर है वहाँ तक पहुँच पाओ, कोशिश करो। ठीक है, रिवीजन भी होता जाएगा आपका इस तरीके से। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके टेन्योर की बात की गई है, मतलब पीरियड, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है ये पूछा गया है। 9 साल का, 10 साल का, 5 साल का, या फिर 6 साल का। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 6 साल का होता है। याद रखना है भाई, 4, 5, 1, 2 ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या तो 1 साल लगा देंगे, अगर 5 साल होता तो 5 साल लगा देते, बट एक्चुअल में इसका आंसर 6 साल है। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे आप लोग। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और फैमिली बने तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो भी आप मेक श्योर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पंचायत एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पंचायत का कितने साल का कार्यकाल होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत यहाँ पे हमने जोड़ा था, और 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हम बात करें, आंसर क्या होगा आपका, 5 साल का होता है कार्यकाल पंचायत का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मीट्स एवरी डैश मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ पे जो है ये जो बोर्ड है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, ये मिलता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका 6 मंथ में। ध्यान रखेंगे, ये जो ईयर लिखा है ऑप्शन में इसको आप इग्नोर करेंगे, जो ऑप्शंस हैं वो आपके मंथ में है। ठीक है, ईयर नहीं है, वो मंथ में है, तो 6 मंथ के अंतराल में ये आपका होता है, बोर्ड की मीटिंग होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, करेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत के, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। सो इजी है हमें लग रहा है, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा, 5 साल का। नेक्स्ट है आपका, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मैनी मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज होते हैं, आर्ट्स के, लिटरेचर के, साइंस के, है ना। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने, 12 मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ जीरो आवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखो, क्वेश्चन आवर होता है और जीरो आवर होता है, तो दोनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है जीरो आवर, ये क्या होता है, टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, मतलब क्वेश्चन आवर जो होता है उसके बाद जीरो आवर होता है। ध्यान रखेंगे, पहले क्वेश्चन आवर, फिर
0 आवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज़ फॉर, तो अभी मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन आवर फिर 0 आवर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन आवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52nd अमेंडमेंट, इससे आपसे पूछ रहा है किस ईयर में हुआ था? तो 52nd अमेंडमेंट हुआ था आपका ऑप्शन डी 1985 में। ठीक है, दल बदल कानून, जिसमें हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी? बैटल ऑफ प्लेसी जब हुआ था तो उस समय मुगल एम्परर, मुगल शासक कौन था? बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर एक क्लास में बताता रहता हूँ जब भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी? करेक्ट आंसर आलमगीर द्वितीय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये ई बुक है, इसमें आपके वो सभी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का, कॉमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और करंट अफेयर्स। और ये सभी पूरे जो ई बुक्स हैं ना, ये आपको मात्र 70 रुपीज़ में मिल रही है। इसमें आपको 2 वीडियोस भी मिलेगी, मास्टर वीडियोस, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा, आपको हर एक पैटर्न कवर कराया जाएगा, तसल्ली से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ईजी होती है रीजनिंग, पर अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो तब, अदरवाइज़ रीजनिंग भी आपको थका सकती है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है उसको हल्के में नहीं लेंगे, फुल्ली कवर करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इसी बुक में हमने सब कुछ कवर कर रखा है, मज़ा आ जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का। इसमें सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो बी है, सी है, ई है, जी है, के है, फिर क्या आएगा? एम आएगा। देखो इसमें प्राइम नंबर्स जो हैं, प्राइम नंबर्स जो प्लेस वैल्यू है वो लिया गया है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, ओके, के 11, 11 के बाद 13 आता है ना प्राइम नंबर, तो एम होता है 13 का प्लेस वैल्यू। 13 किसका प्लेस वैल्यू? एम का, तो एम आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है हाउ मैनी लेटर्स आर देयर हु हैव एज सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। करवाया हुआ है ये क्वेश्चंस, अगर आपने रीजनिंग की प्लेलिस्ट लगाई है डेफिनेटली यू कैन आंसर इट। तो इसका जो आंसर है वो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसको निकालिए और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो मेक श्योर कि आप पहले रीजनिंग की वो सारी प्लेलिस्ट देख लें, अभी भी टाइम है भाई। और आप ये ई बुक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छा आपको लिंक दिया हुआ है, बता दूं आपको, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट उसको बुक कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कोमल को एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो रवि को कैसे लिखा जाएगा, बस ये बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों क्यों ऑप्शन सी? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बस जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना उसी में लिख दिया गया है। सबसे पहले ए आएगा, फिर के आएगा, फिर एल, एम एंड देन ओ। सिमिलरली रवि में सबसे पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर एंड फिर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को 26 लिखा गया है, बी को 25, देन ई को क्या लिखा जाएगा? तो आप ध्यान से देखो, अगर जिसको प्लेस वैल्यू याद है और अपोजिट पेयर्स याद है, वो इजीली बता सकता है कि सर ए का अपोजिट पेयर होता है जेड और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। सिमिलरली बी का अपोजिट पेयर होता है वाई और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। इसका मतलब ई का अपोजिट अगर हम देखें तो अपोजिट हो जाएगा वी, और आई नो यू 21 वी 22, तो वी की जो प्लेस वैल्यू होती है 22, तो यहाँ पे 22 आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इफ़ राम इज कॉल्ड एज सीता, सीता इज कॉल्ड एज लक्ष्मण एंड लक्ष्मण इज कॉल्ड इज भरत, हु इज़ द पर्सन हु हैज़ गॉन ऑन वनवास विद राम एंड सीता?
ठीक है, तो आपको बताना है। ओके, इजी क्वेश्चन है और पता होगा आपको, बट यहाँ पे जो सॉल्व करना है मैंने बताया था कि जो आपको आंसर चाहिए बस वो देखना है। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे आपको पता है राम जी थे, लक्ष्मण जी थे और सीता मैया थी। तो राम जी और सीता जी के साथ और कौन गया था? लक्ष्मण जी गए थे। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी को क्या बोला गया है? एंड लक्ष्मण इज कॉल्ड एज भरत। तो लक्ष्मण जी को क्या बोला गया है? भरत। इसका मतलब भरत आंसर बन जाएगा। गए थे लक्ष्मण जी, बट लक्ष्मण जी को क्या बोल दिया गया? भरत। तो भरत यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए। अगर सैक को 23 कहा गया है तो पॉल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी 43 इज द राइट आंसर। कैसे? देखो, एस की प्लेस वैल्यू जो है 19 प्लस ए की प्लेस वैल्यू है 20 प्लस 1 हो जाएगा 20, और प्लस सी की जो प्लेस वैल्यू है दैट मीन्स 3, तो 20 प्लस 3 23 आ जाएगा। सिमिलरली पी की प्लेस वैल्यू, ओ की प्लेस वैल्यू और एल की प्लेस वैल्यू रखेंगे हम, ऐड करेंगे, जो आएगा आंसर वही यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा 43। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लेस वैल्यू का एडिशन किया गया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 को 512 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा? देखो, ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें कि 8 का यार क्यूब अगर हम करेंगे तो 512 512 हमको मिल जाता है। इसका मतलब क्या हमको 9 का क्यूब करना है? मैं कहूँगा यस, वही तो करना है। तो कहोगे आप सर बहुत आसान है, 729 इज़ द राइट आंसर, 9 का क्यूब। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, वहाँ पे हमने क्यूब किया था, इसमें क्या कर दिया गया? इसमें क्यूब रूट कर दिया गया। अरे 1331 किसका क्यूब रूट है? 11 का ना। सिमिलरली ऐसा ही ऑप्शन देखो जिसमें क्यूब रूट दिया हो, तो 216 दिया है ऑप्शन डी, और उस ऑप्शन डी देखो आप 216, ये क्यूब रूट है किसका? 6 का, तो ये रेशियो में 6 दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द सीरीज़। इसमें आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना है। डिफरेंस, इनटू, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, कुछ भी हो सकता है, सारे मेथड आपको लगाने हैं। जनरली हम स्टार्ट करते हैं माइनस से, या मतलब जो डिफरेंस होता है वो। तो 120 143 में कितने का डिफरेंस है? आपका हो गया 23 का डिफरेंस है। फिर 168 और 143 में कितने का डिफरेंस है? आपका हो गया 25 का डिफरेंस है। तो 23 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस, सिमिलरली +2 करेंगे तो 27 का डिफरेंस। इस तरीके से भी आप देख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे जो मेथड लगाया गया है वो क्या लगाया गया है? 11 का स्क्वायर 121 और -1 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 11 का स्क्वायर -1 तो आ जाएगा 120। ठीक है, 12 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 143, 13 का स्क्वायर -1 168, 13 के बाद क्या आएगा? 14, इसका स्क्वायर -1 95। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं। मैंने बताया है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिख लीजिए। जो फाइनल आपका नंबर मिलता है उसको 2 से इंटू कर दीजिए, 8 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, अब आपका कंप्यूटर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैंडेटरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर C++। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। ये हैशटैग, ये जो है एक कीवर्ड होता है, ध्यान रखना है आपको। जो C++ लैंग्वेज होती है उसमें मैंडेटरी प्री प्रोसेसर होता है ये, जिसको हम कैसे लिखते हैं? हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगेगा, IO स्ट्रीम, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वॉइड फंक्शन को हम बोथ CND, सब रूटीन और प्रोसीजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी यूज्ड टू टर्मिनेट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करने के लिए हम ऑप्शन सी का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डेफिनेशन।
तो ये आपका स्ट्रक्ट जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे स्ट्रक्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्ट्रक्चर कंटेन अनदर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर असाइनमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होगा तब स्ट्रक्चर असाइनमेंट उसको हम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंबल यूज टू डिक्लेयर प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव्स, इसमें से कौन सा सिंबल प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव्स को डिक्लेयर करता है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा हैश, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट विद द नेम, सिंबॉलिक कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट, चार कांस्टेंट या फिर सिम कांस्टेंट? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंबॉलिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैक्रोस इन सी एच, तो ऑप्शन टू 3 मैक्रोज होते हैं सी एच में, ध्यान रखना है, ठीक है। गला इतना बैठा हुआ है कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ गायब हो जा रही है एकदम से, फिर जैसे लग रहा है कि कुछ निकल ही नहीं रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड फॉर मैक्रो इन सी प्लस प्लस, करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी हैश डिफाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच सी प्लस प्लस फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग वैल्यूज, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फैब्स। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन वी हैव इन अ स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन ए 2 5 6, ओके। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? सो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है अ मेमोरेबल डे, एक यादगार दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, जो लॉ से भागे, उसको हम ऑप्शन ए फ्यूजिटिव, जिसको हम भगौड़ा कहते हैं, भगौड़ा, भगौड़ा, ठीक है, फ्यूजिटिव। रिडंडेंट का आपको सिनोनिम बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा यूजलेस, ठीक है, फालतू। आगे बढ़ते हैं। मॉडेस्ट का सिनोनिम, तो ऑप्शन ए सबमिसिव, मॉडेस्ट का मतलब नम्र होगा, ठीक है, नम्र। आगे बढ़ते हैं। एबंडेंट का सिनोनिम पूछ रहा है, इजी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। इन बल्क आप कह सकते हो, बहुत सारे, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कह सकते हो। इन वेरी लार्ज अमाउंट कह सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा कह सकते हो। एबंडेंट, एम्पल भी होता है इसका एक सिनोनिम, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिमिड का सिनोनिम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए कोवार्ड, ठीक है। टिमिड का कोवार्ड होता है, ध्यान रखना है, डरपोक, डरपोक, बोल्ड मत लगा देना, ठीक है, बोल्ड का मतलब बहादुर होगा, जो कि इसका एंटोनिम बनेगा। यहाँ पे टिमिड का सिनोनिम पूछा गया है तो डरपोक होगा जिसका कोवार्ड, ठीक है, सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया हम किसे कहते हैं? सो क्लेप्टोमेनिया हम कहते हैं अ डिज़ायर फॉर स्टीलिंग द थिंग्स, ठीक है, जिसको, देखो मैनिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डिज़ायर फॉर समथिंग, और क्लेप्टो को वो जो चोरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो जिसको चोरी करने की इच्छा हो, डिज़ायर हो, वो हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया, ठीक है, ऑप्शन ए। कीन का अपोजिट क्या होगा? कीन का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए अनविलिंग। कीन का मतलब क्या होता है? डिज़ायर्स, कुछ आपकी इच्छाएं। ऑप्शन ए अनविलिंग, कोई इच्छाएं है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है, इजी है, पढ़ोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए लगा देंगे, बर्डोलॉजी, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? भाई आप जा रहे हो, बड़ी बड़ी ग्रास लगी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे स्नेक है, आप जा रहे हो और आपको वो सडनली डस लेता है, तो आप क्या कहोगे? यार मतलब इसने फर्जी का मेरे को काट लिया, ठीक है, आप कहोगे यार ये मेरा दुश्मन है, ठीक है।
आप क्या कहोगे, ये मेरा दुश्मन है। तो एक साइलेंट एनिमी वो है, ठीक है। आपको नहीं पता था कि वहाँ पे बैठा हुआ है वो, आप गए आराम से जा रहे थे, बट उसने सडनली आप पे वार कर दिया, ठीक है। तो आप कहोगे अ स्नेक इन द ग्रास इज़ अ साइलेंट एनिमी, ठीक है, एक छुपा हुआ दुश्मन। समझ सक रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लीव नो स्टोन टर्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना, ठीक है। जैसे कि आप लगा रहे हो अभी, हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है, जीके की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हो, पढ़ रहे हो टाइम से, है ना। आपके एफर्ट्स ही काम आए। तो डोंट लीव स्टोन टर्न, ओके, डू ऑल योर एफर्ट्स। सो इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होती है। क्रैश कोर्स और ई बुक अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, ले सकते हैं। फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं। बाकी कैसे क्लासेस करनी है, प्लेलिस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, आई ऑलरेडी टोल्ड इट। करना तो आपको ही पड़ेगा, और जो करेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो क्वेश्चंस हमने होमवर्क के लिए दिया था, आंसर उसका करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।